हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2002 के कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कन्वेंशनल तरीके से 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है 2 poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी भी चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब समझना यहां पे कि सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। तो सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि सवाल के अंदर 2 पोल्स पे चर्चा चल रही है। सवाल के अंदर 2 पोल्स पे चर्चा चल रही है सर। कैसी चर्चा चल रही है? तो सवाल आपको बोल रहा है कि एक प्लेन ग्राउंड है और उस प्लेन ग्राउंड के ऊपर 2 पोल्स खड़े हैं और उन दोनों पोल्स की सवाल ने आपको हाइट बता दी। आपको बता दिया गया है कि उन 2 पोल्स में से एक पोल 6 मीटर का है और दूसरा वाला पोल 11 मीटर का है। इसके साथ साथ सवाल ने आपको यह भी बता दिया कि दोनों पोल्स के फुट के बीच की जो दूरी है, दोनों पोल्स के फुट के बीच की जो दूरी है सर वो 12 मीटर की है। अब फाइनली सवाल आपसे दोनों पोल्स के टॉप के बीच की दूरी पूछ रहा है सर। सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे सवाल के एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। यानी कि अब डायग्राम पे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल के एक्सप्लेनेशन से यह भी क्लियर हो रहा है सर कि हमने इस टाइप के एक्सप्लेनेशन की कहानी अपने चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में कई बार देखी है। यानी कुल मिला के मुझे यह रियलाइज हो रहा है सर कि सवाल के लिए डायग्राम को बनाने के लिए हमने हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाने के लिए जो भी कंसेप्ट सीखे थे उन कंसेप्ट का इस्तेमाल कर देंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर डायग्राम को बनाने के लिए, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो भी बेसिक बातें हमने सीखी थी उनको इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का भी यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से सुनना। तो सर सवाल के अंदर एक प्लेन ग्राउंड पे बात हो रही है। सबसे पहले प्लेन ग्राउंड को बना लेते हैं। तो मैंने आपको बताया सर किसी भी प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लेवल लाइन, एक फ्लैट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो सर यहां पे इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक लेवल लाइन से मैंने प्लेन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी है सर पोल्स की जो कि इनके ऊपर खड़े हैं। अगेन हमने हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट्स में यह सीखा है सर कि कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। यानी कि हम जो इस प्लेन ग्राउंड पे 2 पोल्स बनाएंगे सर वो दोनों पोल्स मेरे सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए सर। अब मुद्दा यह है सर कि एक पोल है 6 मीटर का और एक पोल है 11 मीटर का। तो सर 6 मीटर वाला पोल इधर बनाए, 11 वाला इधर बनाए, या फिर 11 मीटर वाला पोल इधर बनाए सर और 6 मीटर वाला पोल इधर बनाए। अब यह मुद्दा है। तो बिल्कुल यहां पे आपकी चॉइस है कि कौन सा पोल किस तरफ बनाना चाहते हो। अब दोनों में से कोई भी एक केस मान के डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच है सर। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली सबसे पहले मैं यहां पे 6 मीटर वाला पोल बना देता हूं सर। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे 6 मीटर वाला पोल बना दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन सरफेस के साथ
परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो 6 मीटर का पोल है, इस बात को यहां पे सर हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब 11 मीटर वाला पोल मान लो इस तरफ बना लेते हैं सर। तो यहां पे कुछ इस तरीके से मान लो मैंने 11 मीटर वाला पोल बना दिया। अगेन वही कहानी, कंस्ट्रक्शन है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, रिप्रेजेंट कर दिया सर। 11 मीटर हाइट है इस पोल की, इसको भी यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और क्या जानकारी गिवन है सर? तो हमें यह बताया जा रहा है कि दोनों पोल्स के फीट के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर की है। तो दोनों पोल्स का फुट का है सर, फीट का है सर। तो कह दोगे इस पोल का फुट ये हो जाएगा सर, इस पोल का फुट ये हो जाएगा। तो दोनों पोल के फुट के बीच की जो दूरी है वो मुझे गिवन है सर 12 मीटर है। इसको भी हमने यहां पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब फाइनली दोनों पोल्स के टॉप पे चर्चा हो रही है सर। तो पोल्स के टॉप कहां पे है? तो 6 मीटर वाले पोल का ये रहा सर टॉप, सर 11 मीटर वाले पोल का ये रहा टॉप। तो सवाल फाइनली मुझसे दोनों पोल्स के टॉप के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि डायग्रामेटिकली इस बात को अगर रिप्रेजेंट किया जाए सर, तो सवाल मुझसे ये वाली लेंथ यहां पे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि बताओ ये वाली लेंथ क्या होगी सर, ये पर्पल वाली लेंथ क्या होगी, यही मुझे यहां पे कैलकुलेट करके बताना है। तो सवाल के लिए डायग्राम सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे सर नामकरण थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मान लो सर इस वाले पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, नामकरण कर लिया सर। तो डायग्राम हमारे सामने है। तो इस टाइप के डायग्राम की कहानी ऑलरेडी हमने हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे सवालों में देखी है, और उन सवालों के एक्सपीरियंस से मुझे बहुत अच्छे से यह पता है सर कि सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लेना चाहिए, क्या अप्रोच लेना चाहिए सर। तो मुझे बहुत अच्छे से यहां पे अपने एक्सपीरियंस से इस टाइप के डायग्राम के लिए क्लियर है सर कि जो छोटा वाला पोल है, जो छोटा वाला कंस्ट्रक्शन है, उसका जो टॉप है, उस टॉप से दूसरे वाले पोल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के डायग्राम की एनालिसिस मैंने आपको कई बार हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में करवाई है। वहां के एक्सपीरियंस से मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि जो छोटा वाला कंस्ट्रक्शन है, जो छोटा वाला पोल है, उसके टॉप से सामने वाले दूसरे कंस्ट्रक्शन पे, दूसरे पोल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, काम हो जाएगा। तो जो समझ में आ रहा है कर लेते हैं सर। तो दोनों में से छोटा कौन है? ये वाला है। तो छोटे वाले कंस्ट्रक्शन का जो टॉप है, वहां से सामने वाले पोल पे, सामने वाले कंस्ट्रक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे सर, काम हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, काम हो जाना चाहिए सर। तो इस पॉइंट को भी मान लो कुछ मान लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ई कह दिया। अब मुझे यहां पे बहुत क्लियरली काम होता हुआ दिख रहा है। क्यों सर? समझना बात को। तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि अब मेरे पास फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। साइड के टर्म में चर्चा चल रही है, यानी कि पाइथागोरस से काम हो जाना चाहिए सर। तो पहले अपने राइट एंगल ट्रायंगल को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि यही जो ग्रे वाला ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे यह भी समझ में आ रहा है सर कि मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल का एक्चुअली में हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, यानी कि इस AC को कैलकुलेट करना है, जिसको हम पाइथागोरस की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे अगर मुझे ये वाली लेंथ भी पता चल जाए और ये वाली लेंथ भी पता चल जाए, जो कि अभी तक पता नहीं है सर। समझिएगा बात को। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद मुझे क्लियर है सर कि इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस से ये लेंथ निकल के तो तब आएगी ना सर जब ये लेंथ पता रहेगी और ये लेंथ पता रहेगी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी लेंथ मुझे अभी तक नहीं पता है, यानी कि हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन डेटा है उनकी मदद से अब इन लेंथ को पता करना स्टार्ट करते हैं। अगेन एनालिसिस से हमें बहुत अच्छे से याद आना चाहिए सर कि यहां पे इन लेंथ को पता करना बहुत आसान है। क्यों आसान है समझते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो सर यहां पे हम बड़ी आसानी से इस वाले क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम साबित कर सकते हैं। यहां पे हम बिल्कुल आसानी से इस वाले क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम साबित कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो समझना बात को सर। तो मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है कि दो लाइनें इस तरीके से हैं सर कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है,
और ये एंगल इन लाइनों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह बिहेव कर रही हैं, तो क्या मैं इन लाइनों को पैरेलल नहीं बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा सर। तो इस क्वाड्रिलैटरल में एक सेट ऑफ लाइंस को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से ऑब्जर्व करिएगा सर ये जो दो लाइनें हैं इनमें ये एंगल्स आपस में बराबर हैं और इन लाइनों के लिए ये बराबर एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगेन क्या मैं इन लाइनों को पैरेलल नहीं बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा सर। तो ये भी आपस में पैरेलल, यानी कि सर ये जो BDEA है, ये जो BDEA क्वाड्रिलैटरल है, इस क्वाड्रिलैटरल में मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि दोनों अपोजिट साइड के जो सेट है सर वो पैरेलल साबित हो जा रहे हैं। तो अगर मेरे क्वाड्रिलैटरल के दोनों अपोजिट साइड्स के सेट पैरेलल साबित हो जा रहे हैं, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया सर। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इस कंसेप्ट को अगर मैं यहां पे इस्तेमाल कर दूंगा तो तुरंत कह दूंगा सर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सर ये भी यहां पे 12 मीटर का हो गया। तो जो दो अननोन यहां पे थे उनमें से एक तो निकल के आ गया सर। इसी तरीके से ये भी कह दूंगा कि अगर ये 6 मीटर है तो ये इतनी दूर भी 6 मीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये इतनी दूर 6 मीटर हो जाता है सर, इसका मतलब ये है पूरा 11 मीटर, इतनी दूर 6 मीटर, यानी ये बचा हुआ लेंथ 11 - 6 5 मीटर हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना आ गया है सर? 5 मीटर का आ गया है। बस कहानी खत्म हो गई। क्यों सर? क्योंकि अब मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे जिन साइड्स की रिक्वायरमेंट थी पाइथागोरस की मदद से इसको निकालने के लिए, वो यहां पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फटाफट तरीके से पाइथागोरस लगा लेंगे। तो डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के यहां पे बोल देंगे AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर सीधे याद होना चाहिए 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कि सर ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 169 और आंसर हो जाएगा 13। यानी कुल मिला के सर दोनों पोल्स के टॉप के बीच की दूरी कितनी आ गई सर? 13 मीटर निकल के आ गई। यानी हमारा AC कितना आ गया सर? यहां पे 13 मीटर निकल के आ गया और यही मुझे यहां पे कैलकुलेट करना था। फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर है? अब देखो इतनी मेहनत भी नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको कहा था जो भी फेमस वाले होते हैं याद रखना। तो सीधे आपके दिमाग में हिट करना चाहिए सर कि 5 और 12 के साथ वाला कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है? तो कहोगे सर 5 और 12 के साथ वाला एक 13 वाला ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो यहां से डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि ये लेंथ 13 निकल के आएगी। सारी कहानी मीटर में चल रही है, यूनिट मीटर है सर, इसी वजह से ये वाली लेंथ भी मीटर में बोलेंगे। तो यहां पे फाइनली हमने अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया, अपने दोनों पोल्स के टॉप के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर लिया है। फटाफट इस कहानी को यहां पे नोट डाउन कर ले। तो बिल्कुल आसान सा सवाल। क्लियर हो गया सर? अब अगर मान लो यही सवाल हमसे MCQ के फॉर्मेट में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा और कितने तरीके से सवाल बनाया जा सकता है, इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना। पहले यहां पे थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं सर। तो यहां से इसको क्लियर कर लिया, यहां से इसको क्लियर कर लिया। तो चलते अब MCQ फॉर्मेट पे। तो ध्यान देना, ये रहा आपका सबसे पहला MCQ फॉर्मेट का सवाल। तो कुल मिला के सवाल वही है और वही चीज भी पूछी जा रही है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना आ रहा है 13 मीटर। तो सही जवाब क्या दोगे सर? बोल दोगे ऑप्शन नंबर C 13 मीटर। फटाफट इसको नोट डाउन करो सर। क्लियर हो गया? और याद रखना इस सवाल के लिए आपको डायग्राम कभी भी नहीं देगा, आपको खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा सर, इस बात को याद रखना। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट MCQ का सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है, अगेन ध्यान से सुनना। तो ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। तो सर बेसिक सवाल वही सेम है सर, ये जो बेसिक सवाल है यहां पे वही सेम है, बस ये आखिरी वाली जो चीज है ना ये थोड़ी सी अलग है जो आपसे पूछी जा रही है। अब देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ 11 मीटर टावर एंड फुट ऑफ 6 मीटर टावर इज। तो थोड़ा सा पहले डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहां से इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, यहां से इसको भी उड़ा देते हैं, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, यहां से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और क्या हटाना है, इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटाया, इस डॉट को यहां से हटाया, इसको यहां से हटा दिया, इसको हटाया, इसको यहां से हटाया, इसके बाद इसको यहां से हटाया। हां अब जाके फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान से सुनना। तो देखो सवाल क्या आपसे पूछ रहा है, तो बेसिक सवाल वही सेम है। सवाल अब आपसे पूछ रहा है
कि 11 मीटर वाले टावर का टॉप और 6 मीटर वाले टावर के फुट के बीच की क्या दूरी है। क्या पूछ रहा है? 11 मीटर वाले टावर का टॉप और 6 मीटर वाले टावर का फुट, इनके बीच की दूरी, यानी ब्लैक डॉट्स के बीच की दूरी पूछ रहा है सर। तो ब्लैक डॉट्स को यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं, कुल मिला के ये लेंथ यहां पे पूछ ही जा रही है, कैलकुलेट नहीं कर सकते बिल्कुल। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया सर। मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अब फ्रेम हो गया है, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स की लेंथ ऑलरेडी मुझे पता है। यहां पे यही तीसरा वाला लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस लगा देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। फटाफट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे जो आपको सिखाऊंगा ये कई सवालों में आप इस्तेमाल कर सकते हो, खासकर एमसीक्यू में। बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन में। देखो, तो ये मेरे पास फिगर आ चुका है सर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सीधे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बीसीएम क्या बता देंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा सर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सॉल्व करते हैं सर। तो 11 का स्क्वायर सीधे याद होना चाहिए 121, 12 का स्क्वायर सीधे याद होना चाहिए सर 144। सॉल्व कर लेंगे यहां पे, तो 4 + 1 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 + 1 2, तो रूट अंडर 265। ठीक है, अब यहां पे समझना बात को, इतना मीटर। अब ऑप्शन देख के बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे? वो कहेंगे डेसिमल में भी आंसर लिखा है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, डेसिमल में भी आंसर लिखा है, तो स्क्वायर रूट निकाले मेहनत करके सर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में तो 5 से 10 मिनट मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो दिमाग चलाना है यहां पे, पेन नहीं चलाना है। देखो कैसे दिमाग चलाना है, ध्यान से सुनना। क्यों मैं आप लोगों को कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि 25 तक के स्क्वायर सीधे याद रखो। अब देखो, इसका एक रिवर्स में भी फायदा होता है। अगर 25 तक के स्क्वायर आपको सीधे याद है, तो आपको यह भी पता रहता है नॉर्मली एक नंबर को देख के कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? और मैंने आपको ट्रिक में भी याद करी, अपने लेक्चर में सिखाया, मेरी ट्रिक वाली वीडियो जाके देखिए स्क्वायर रूट की, कि किसी नंबर को पता कैसे करते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वहां से भी पता कर सकते हो। अब यहां पे अपने नॉलेज से, अपने याददाश्त से, उस ट्रिक से मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो नंबर है ना 265, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब चूंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, तो मेरा जो आंसर है ये पॉजिटिव इंटीजर तो आने से रहा, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा सर वो डेसिमल फॉर्म में आएगा, ये मैं कंफर्म हूं। तो जैसे ही मैं ये कंफर्म हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और मेरा फाइनल आंसर डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो इतना गारंटेड है ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया, नहीं हो सकता सर। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है नहीं, ये प्योरली इंटीजर है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? देखो कैसे पता करते हैं, बिल्कुल आसानी से दिमाग लगा के। तो ठीक है सर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या दिमाग लगाओ इस सिचुएशन में कि इसके बिल्कुल नजदीक वाले परफेक्ट स्क्वायर को सोचने की कोशिश करो। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर इसके बिल्कुल नजदीक वाले परफेक्ट स्क्वायर को सोचने की कोशिश करो। तो इसके नजदीक वाले परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या याद आते हैं सर? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। तो कहोगे सर 15 का स्क्वायर होता है 225, इसके बाद 16 का स्क्वायर क्या दोगे सर? 256, इसके बाद 17 का स्क्वायर क्या दोगे सर? यहां पे 289। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है सर कि यही दोनों इसके बिल्कुल नजदीक वाले हैं, यानी कि 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। क्योंकि ये जो नंबर है 265 सर, ये इन्हीं दोनों के बीच में है, 256 और 289 के बीच वाला ये नंबर है। तो इससे कॉमन सेंस से ये क्लियर होता है सर कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो 16 और 17 के बीच में होगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर 16 और 17 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है सर कि आंसर 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अगर मैं आपको यह बोल रहा हूं कि कोई नंबर 16 और 17 के बीच में है, तो वो नंबर किस टाइप का होगा? इसी टाइप का होगा, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो आंसर में चेक करके देखिए 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आपको कहां दिख रहा है? कह दोगे सर ऑप्शन नंबर डी में 16 पॉइंट समथिंग समथिंग दिख रहा है। बिना मेहनत किए थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल को सॉल्व कर लिया। तो सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि एक आसान सवाल था, सवाल यहां पे इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि अगर यह सवाल एमसीक्यू में ऐसे पूछ दिया जाता है, आधे स्टूडेंट तो हड़बड़ा जाएंगे कि 1 मिनट में कैसे इतनी तेजी से पूरा काम करेंगे, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। और यह याद रखना कि जो ऑप्शंस आपको एग्जामिनर देगा वो इस तरीके से ही देगा
कि आप दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। वो कभी भी फंसाने वाले आपको ऑप्शन नहीं देगा, इस बात को हमेशा याद रखना। वो बिल्कुल ऐसे ऑप्शन देगा कि आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया सर? तो ये एमसीक्यू की कहानी सभी को समझ में आई, आंसर सभी को समझ में आया। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, ध्यान से सुनना, इसको यहां पे क्लियर कर लेते हैं। सर ये हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, और क्या हटा दे, यहां से अब ऑप्शंस हटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है सर, ध्यान से सुनना। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। अगेन सर बेसिक जो सवाल है यहां तक ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ये आगे की कहानी मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए बदल दी। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। तो अब कहानी कुछ इस प्रकार है सर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ 6 मीटर टावर एंड द फुट ऑफ 11 मीटर टावर इज। अब देखो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पे मान लो एक दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा कलर ले ले जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ है, मान लो ऑरेंज ले लेते हैं। ध्यान से सुनना। तो अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि 6 मीटर वाले टावर का टॉप और 11 मीटर वाले टावर का बॉटम, इनके बीच की दूरी बताइए। तो 6 मीटर वाले टावर का टॉप ये हुआ सर, और 11 मीटर वाले टावर का बॉटम, टावर का फुट ये हुआ सर। इनके बीच की दूरी पूछी जा रही है, यानी कि कुल मिला के मुझसे ये रेड वाले लाइन सेगमेंट का लेंथ पूछा जा रहा है सर। क्या होगा? अगेन आसानी से क्लियर हो रहा है, क्या करना है मुझे दिख रहा है सर। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड पहले से पता है। क्या तीसरा वाला आसानी से कैलकुलेट नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, फटाफट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए यहां पे बोल देंगे AD बराबर स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा सर, तो 6 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा सर यहां से 36 प्लस यहां से हो गया सर 144। यहां पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 कैरी 1 4 1 5 प्लस 3 8, यानी कि 180 स्क्वायर रूट। अब 180 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे सर, तो सवाल ने आपको √5 की वैल्यू बता दी है। तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए सर कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं √5 दिखने लगेगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट काम करो जो समझ में आ रहा है सर। तो 180, यहां पे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करके देखते हैं सर। तो 290 जा, इसके बाद 245 जा, इसके बाद सर 59 जा, इसके बाद 33 जा, कुल मिला के समझ में आ रहा है सर कि 180 को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा सर कि 2 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा सर, 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, और भैया ये तो फंसा रह गया अकेला सिंगल। तो यहां पे इंटू √5, कुल मिला के मेरा आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 √5 मीटर। लेकिन सर ऑप्शन में जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व फॉर्मेट में है। तो मुझे जो √5 की वैल्यू गिवन है उसकी मदद से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो 6 √5, तो √5 की वैल्यू गिवन है सर 2.23, इंटू क्या कर लेंगे यहां पे सर 6 कर लेंगे, तो 6 3 जा 18, यहां 1 6 2 जा 12, 1 3 13 हो जाएगा, 3 कैरी 1 6 2 जा 12, 1 13, 13.38 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 13.38 मीटर। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो इसके साथ इस सवाल की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जो भी कुछ आपके साथ डिस्कस किया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई भी डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं पे कोई भी डाउट है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस डाउट उस पॉइंट पे लेक्चर को दोबारा से देखा, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो आपको फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा ये फील करता है कि बेसिक एजुकेशन जो है, जो नॉर्मल एजुकेशन है, ये सबके लिए फ्री होनी चाहिए, और इसके लिए हम तत्पर काम कर रहे हैं। बस आपके साइड से एक चीज चाहिए, और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो हमेशा हम पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।